जेपीएससी एई मेंस में आपका स्वागत है। ये स्टील स्ट्रक्चर का 5वां चैप्टर है, डिजाइन ऑफ बीम्स। इसमें पढ़ेंगे हम। इसके बाद थ्योरी के बाद हम टेस्टेज लगाएंगे। ठीक है, इससे टेस्टेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये देख रहे हैं आप आई सेक्शन, जिसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया गया है। सोम में आपने इसे पढ़ा होगा। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो फ्लेंज है, फ्लेंज का मैक्सिमम पार्ट बेंडिंग स्ट्रेस को कैरी कर रहा है। अगर इन दोनों पार्ट्स को मिला दे तो 80% फ्लेंज कैरी करता है बेंडिंग स्ट्रेस, जबकि वेब जो होता है शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम पार्ट कैरी करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये 80% शियर स्ट्रेस ट्रांसफर करता है। तो वेब 80% शियर एंड बोथ फ्लेंजेस 80% बेंडिंग स्ट्रेस कैरी करते हैं। ओके, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कवर प्लेट्स इज टेकन 30% मोर देन द नेट एरिया ऑफ अलाउ फॉर रिवेट होल्स। ठीक है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर फ्लेंज प्लेट्स इज टेकन 20% मोर देन द नेट सेक्शनल एरिया फॉर रिवेट होल्स। तो जो एजी होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, अगर कवर प्लेट यूज कर रहे हैं तो अलाउंस ये रिवेट होल्स में कि जो नेट निकालते हैं रिवेट होल्स का, उससे 30% अधिक लेते हैं, जबकि फ्लेंज अगर प्लेट है तो 20% अधिक लेते हैं नेट सेक्शनल एरिया से। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर प्लेट में नेट सेक्शनल एरिया से 13% ज़्यादा, जबकि फ्लेंज प्लेट में 20% ज़्यादा लेते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर इनके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे कोई आपका घर बना होता है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर के पार्ट डिफरेंट बताता हूँ। सबसे बॉटम में देखिए कॉलम दिख रहा है आपको, 1 2 3 कॉलम दिखा है। ये फुल स्ट्रक्चर नहीं है, हाफ ही स्ट्रक्चर है। कॉलम के ऊपर देखिए ये वाला जो बीम है, जस्ट कॉलम के ऊपर, इसे बोलते हैं मेन बीम। मेन बीम या फ्लोर बीम या गर्डर भी बोलते हैं। मेन बीम बोलो या फ्लोर बीम बोलो या गर्डर भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये जो कॉलम के इस बीम के मेन बीम के परपेंडिकुलर जो जा रहा है बीम, इसे बोलते हैं जॉइस्ट। जॉइस्ट आपका मेजर बीम नहीं होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्टिकल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका ट्रस जैसे बन रहा है। तो नीचे वाले बीम को क्या बोलेंगे? टाई बीम। मैंने पिछले चैप्टर में किंग पोस्ट के बारे में बताया था। यहाँ पे मैंने क्यून पोस्ट लिखा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ बाहरी वाला पार्ट, ये क्यून पोस्ट है, जबकि लास्ट वीडियो में किंग पोस्ट बताया था। यहाँ से सिर्फ वर्टिकल था, उसके बाद दो एक स्ट्रट मेंबर के थे। यहाँ पे दो वर्टिकल मेंबर है और ये टाई बीम है, ये भी टाई बीम है और ये स्ट्रट है। ये जो पार्ट है सबसे आउटर वाला, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। उसके बाद ये वाला जाएगा, तो ये तो प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा? ये राफ्टर हो जाएगा। इसके बाद सारे राफ्टर हो जाएंगे। और जो राफ्टर के परपेंडिकुलर गया है, जिसने इस बीम को कैरी किया, उसे बोलते हैं पर्लिन। तो पर्लिन राफ्टर के ऊपर होता है। ओके, अब टाई बीम के नीचे देखिए, यहाँ पे एक जो ऐसे इंक्लाइन दिख रहा है, इसे बोलते हैं नी, और जो इसके नीचे है इसको बोलते हैं गर्ड। ओके, और ये लिंटन दिख रहा है साइड में। यहाँ पे अगर विंडो बना होगा तो लिंटन बना होता है। लिंटन क्या करता है? जो विंडो के ऊपर जो वाल होता है उसे लिंटन बोलते हैं। वो कैरी करता है लोड को और विंडो पे आने नहीं देता है। विंडो पे, डोर में जो भी होता है, उसके ऊपर जो वाल होता है उसे लिंटन बोलते हैं, जो कैरी करता है अपर मोस्ट पार्ट के लोड को, उसके ऊपर वाले पार्ट के। और इसे बोलते हैं ब्रेसिंग, इसे बोलते हैं साइड ब्रेसिंग। और यहाँ पे देखिए रूफ में इसे बोलते हैं टॉप ब्रेसिंग। ये साइड ब्रेसिंग है, टॉप ब्रेसिंग। ओके, तो ये दो बीम के बीच के डिस्टेंस की बे हो जाएगी। ओके, साइड ब्रेसिंग मैंने बता दिया। मैन बीम हो गया, फ्लोर बीम हो गया, गर्डर हो गया, कॉलम हो गया, और जॉइस्ट हो गया जो कि मेजर बीम नहीं है। गर्ड क्या है, टाई बीम क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, पर्लिन क्या है, ये बता दिया मैंने। अब फिलर जॉइस्ट क्या है? इट वॉज फाउंड
फ्रॉम आयरन और स्टील जॉइस्ट। ये जो जॉइस्ट दिख रहे हैं ना, स्पेस अप टू अबाउट 1 मीटर अपार्ट एंड फिल्ड विद द प्लेन सीमेंट एग्रीगेट। मतलब पीसीसी से अगर उनके बीच के भर देते हैं तो उसके बीच जो पार्ट बनता है, पोर्शन बनता है, उसे बोलते हैं फ्लड जॉइस्ट। स्पेंड्रल बीम क्या होता है? स्पेंड्रल बीम क्या होता है? एक्सटीरियर बीम एट द फ्लोर लेवल ऑफ बिल्डिंग्स व्हिच कैरी पार्ट ऑफ द फ्लोर लोड एंड एक्सटीरियर। स्पेंड्रल बीम अगर देखते होंगे तो हाई राइज बिल्डिंग होती है बहुत से, जैसे 15th फ्लोर 100th फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है, तो आप देखेंगे तो सबसे बाहर वाले वाल में हर फ्लोर पे थोड़ा सा पोर्शन निकला होता है बीम का, एक्सटीरियर पोर्शन। तो वो जो होता है उसे बोलते हैं स्पेंडल बीम। वो क्या करता है, जो आउटर मोस्ट वाल पे फ्लोर पे लगा होता है बीम, वो कुछ पार्ट लोड का, वाल का लोड को कैरी करता है और कुछ फ्लोर लोड को कैरी करता है, जिससे स्ट्रक्चर सेफ रहता है। तो उस बीम को बोलते हैं स्पेंडल बीम। इसके बाद ये क्या है? स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स मेंबर यूज्ड इन ब्रिज पैरेलल टू द ट्रैफिक टू कैरी द डेक स्लैब। दे विल बी कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स फ्लोर बीम्स। स्ट्रिंगर्स दो जगह से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देख रहे हैं आप, ब्रिज है, इस ब्रिज में ये आपको दिखा हुआ डेक, वही दोनों गर्डर है, और गर्डर के भी जो बीम जा रहे से बोलते हैं स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स डेक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके ऊपर ट्रैफिक आपकी चलती थी डेक के ऊपर। एक तरफ के स्ट्रिंगर्स जाने के लिए एक स्टेयर है, इस स्टेयर के साइड वाल को बोलते हैं स्ट्रिंगर, और इसे जो बॉटम पोर्शन इसे बोलते हैं ट्रेड, और वर्टिकल पोर्शन बोलते हैं राइज। तो राइज हो गया, ट्रेड हो गया, स्ट्रिंगर्स हो गया। ओके, इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको बताया था कंडीशन में। अब यहाँ पे भी इफेक्टिव लेंथ है, बीम में भी टाइप ऑफ बीम हो, एंड कंडीशन क्या होगा बीम का, और इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो कैंटिलीवर। दो बीम के बारे में बताऊंगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन टॉर्सन है, ओके, यहाँ कानों में मैंने देखा था तो फिक्स्ड बीम था, कैंटिलीवर बीम था, फिक्स्ड बीम था दोनों तरफ से। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है और रेस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्सन है यहाँ पे। तो अगर अनरेस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें रेस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्सन है, उसके साथ साथ अगर अनरेस्ट्रेंड है लेटरल बेंडिंग के लिए, तो इफेक्टिव लेंथ एल हो जाएगी। अगर पार्सली रेस्ट्रेंड है अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग तो 0.85 एल में। मतलब रेस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्सन तो है, लेकिन अगर अनरेस्ट्रेंड है अगर बेंडिंग के लिए, लेटरल बेंडिंग के लिए, तो एल हो जाएगा। और पार्सली अनरेस्ट्रेंड है या पार्सली रेस्ट्रेंड है तो 0.85 एल हो जाएगा बेंडिंग के लिए, लेटरल बेंडिंग के लिए। अगर फुल्ली रेस्ट्रेंड है अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग, मतलब रोटेशन टॉर्सन में भी और लेटरल बेंडिंग में, तो हो जाएगा 0.7। ओके, इफेक्टिव लेटरल ब्रेसिंग एट इंटरवल्स अलोंग द लेंथ। अगर रेस्ट्रेंड अगर टॉर्सन है और उसके साथ हम लेटरल ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, तो डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेसिंग्स विद द मेंबर। इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ ब्रेसिंग्स विद द मेंबर्स। मेंबर्स के साथ ब्रेसिंग का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उतनी डिस्टेंस को लेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो ये तीन वाले याद कर लीजिए, एल 0.85 एल 0.7 है। मतलब अगर रेस्ट्रेंड अगर टॉर्सन है साथ साथ में लेटरल बेंडिंग के लिए अनरेस्ट्रेंड है फुल्ली, तो एल हो जाएगा। अगर पार्सली रेस्ट्रेंड है तो 0.85 हो जाएगा, फुल्ली रेस्ट्रेंड हो जाएगा तो 0.7 एल हो जाएगा। ओके, घटता चला जाता है जैसे जैसे रेस्ट्रेंडिंग बढ़ेगा वैसे तो घटता जा रहा है। कैंटिलीवर क्या है? कैंटिलीवर बीम अगर बिल्ट एट द सपोर्ट्स है, कैंटिलीवर बीम में कितनी होगी, एक तो फिक्स होता है तो बिल्ट एट द सपोर्ट्स, एंड सेकंड एंड फ्री एट द एंड हो तो 0.85 हो जाएगा। अगर ये कालम होता तो क्या बोलते हैं हम? 12 बोलते हैं, लेकिन यहाँ बीम है तो फ्री एट द एंड है तो 0.85 हो जाएगा। रेस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्सन एट द एंड बाय कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन, मतलब रेस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्सन के तो, और कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन चल रहा है उधर आगे, मतलब बीम में है पार्ट और वार्ड है तो 0.75। लेकिन रेस्ट्रेंट अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन एंड टॉर्सन एट द फ्री एंड, यहाँ पे बिल्ट एट द सपोर्ट्स है, फ्री एंड था तो 0.85 हो गया, एंड फ्री था। अब रेस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्सन हो जाए एट द एंड पे तो 0.75 हो जाए, लेकिन रेस्ट्रेंट अगेंस्ट डिफ्लेक्शन पे हो और टॉर्सन एट द फ्री एंड पे हो तो 0.5 हो जाए। उसके बाद कैंटिलीवर बीम में फ्री एट एंड एंड कंटिन्यूस एट सपोर्ट, एंड पे कंटिन्यूस, एंड पे फ्री हो एंड कंटिन्यूस एट सपोर्ट एंड अनरेस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्सन एट सपोर्ट, क्लियर हो जाएगा। पार्शियल रेस्ट्रेंट
अगेंस्ट टॉर्सन सपोर्ट हो तो 12 हो जाएगा, फुल्ली रेस्टेंड हो तो हो जाएगा। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में बिल्टअप था, उसके बाद 3 एट द एंड हो गया तो 0.85 रेस्टेंड अगेंस्ट टॉर्सन हो गया। एट द एंड बाई कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन मतलब और आगे बढ़ता चला जाएगा, सपोर्ट्स होंगे, कंटिन्यूस सपोर्ट होगा तो 0.75 हो जाएगा। अगर रेस्टेंड अगेंस्ट लेटरल डिफ्लेक्शन हो जाए तो 0.5 हो जाएगा। अब लेकिन अगर फ्री एट द एंड हो, कंटिन्यूस एट सपोर्ट हो तो कुछ और सपोर्ट्स होंगे लेकिन लास्ट वाला फ्री एट हो, एंड पे फ्री हो तो अंडरस्टैंड अगेंस्ट टॉर्सन एट द सपोर्ट, सपोर्ट पे अगर कंटिन्यूस सपोर्ट अगर सपोर्ट है तो उस पर अंडरस्टैंड हो अगेंस्ट टॉर्सन तो 3 हो जाएगा, और पार्सली अंडरस्टैंड हो या रेस्टेंड हो तो 12 हो जाएगा, फिर फुल रेस्टेंड हो तो 12 हो जाएगा। ओके, फ्री एंड पे लेकिन एंड पे फ्री है। ओके, तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कैंटिलीवर का सिंपली सपोर्ट का तो याद ही हो गया होगा, L 0.85 L एंड 0.7 L, फुल्ली अनरेस्टेंड, पार्सली रेस्टेंड एंड फुल्ली रेस्टेंड। बिल्टअप है कैंटिलीवर में, 3 एट द एंड है तो 0.85 L होगा। अगर रेस्टेंड अगेंस्ट टॉर्सन है तो 0.75 L हो जाएगा। अगर रेस्टेंड अगेंस्ट बेंडिंग है, लेटरल डिफ्लेक्शन है तो 0.5 L हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूस सपोर्ट है, उसमें 3 एट एंड और क्या है अनरेस्टेंड है सपोर्ट कंटिन्यूस वाला तो 3 हो जाएगा, पार्सली रेस्टेंड है तो 12 हो जाएगा, और फुल्ली रेस्टेंड है तो 12 हो जाएगा। ओके, स्पान ऑफ कंटिन्यूस, कुछ पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। स्पान ऑफ कंटिन्यूस फ्लेयर्स आर कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल, कंटिन्यूस फ्लेयर का जो स्पान होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इफ द लार्जेस्ट स्पान एंड स्मॉलेस्ट स्पान के बीच का डिफरेंस जो 15% ज़्यादा ना हो। कंटिन्यूस स्पान होता है, कंटिन्यूस फ्लेयर का स्पान का फिलर्स होता है और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा एक लॉन्गेस्ट स्पान और स्मॉलेस्ट स्पान में डिफरेंस ज़्यादा 15% ज़्यादा ना हो। सीटेड कनेक्शन क्या होगा, द कनेक्शन बिटवीन वन बीम टू अनदर बीम बाय द एंगल। ओके, बीम का बीम से एंगल से कनेक्शन होता है टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड करके, विद द एंगल एट टॉप एंड बॉटम इज कॉल्ड पैसिव कनेक्शन, सीटेड कनेक्शन। अब दो प्रकार के सीटेड कनेक्शन होते हैं, स्टीफेंड एंड अनस्टीफेंड। स्टीफेंड जब होता है जब टेकिंग स्टीफनर प्रोवाइड किया जाता है, और जब नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अनस्टीफेंड होता है, मतलब दो बीम को एंगल से कनेक्ट करें टॉप और बॉटम में, उसे बोलते हैं सीटेड कनेक्शन। वेब से वेब की शेयर कैपेसिटी की ओर निकाल रहे हैं, देख रहे हो, क्योंकि वेब ज़्यादातर शेयर कैरी करता है, उसकी कैपेसिटी होती है एफ आई अपन में √3 गामा m0 इंटू डी टाइम टी डब्ल्यू। इंटू टी डब्ल्यू ये थिकनेस ऑफ द वेब है और डी इज द डेप्थ ऑफ द बीम है, और गामा m0 1.1। हम पार्शियल फैक्टर सेफ्टी हम सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, बिल्डिंग में बकलिंग में और अल्टीमेट रेजिस्टेंस में, बिल्डिंग बकलिंग 1.1 था, अल्टीमेट रेजिस्टेंस 1.25 था। स्टील बीम प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड लेटरली रेजिस्टेंट। कुछ लोग सोचेंगे स्टील बोल रहा है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हो तो क्या बोलेंगे, तो रेनफोर्स बीम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे स्टील बीम की बात कर रहा है, स्टील बीम प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बीच में हो प्लेस किया होगा तो इसे बोलते हैं लेटरली रेस्ट्रेंड बीम को बोलते हैं। फिलर जॉइंट्स आर कंटिन्यूस ओवर मोर देन 3 सपोर्ट्स आल्सो, तो फिलर जॉइंट्स 3 से ज़्यादा सपोर्ट्स भी हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूस फिलर्स आर कनेक्टेड टू मेन बीम्स बाय क्लीट एंगल्स, मेन बीम से डिसकंटिन्यूस फिलर्स को कनेक्ट करने के लिए क्लीट एंगल्स की आवश्यकता होती है। ओके, कंटिन्यूस फिलर्स आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम्स, तो मेन स्टील बीम से कंटिन्यूस सपोर्ट कनेक्ट होते हैं, डिसकंटिन्यूस को कनेक्ट करने के लिए क्लीट एंगल्स की आवश्यकता होती है। ओके, और फिलर्स जॉइस्ट जो होते हैं उसमें मोर देन 3 सपोर्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस सपोर्ट होते हैं। स्टील बीम को प्रोवाइड किया गया है, रिप्लेस्ड किया गया है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, पीसीसी में, उसे बोलते हैं लेटरली रेस्टेंड बीम। अब रोल्ड आई सेक्शन हम मोस्टली यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल्स होता है, रोल्ड आई सेक्शन का जो बीम होता है वो इकोनॉमिकल होता है, एफिशिएंट होता है। इकोनॉमिकल एफिशिएंट कैसे होता है, क्योंकि इसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है। सेक्शन मॉडुलस क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस होता है जेड बराबर आई बाई वाई, और आई की वैल्यू देखेंगे तो जैसे बी डी क्यूब बाई 12 देखेंगे
तो ज़्यादातर जो मटेरियल है वो आउटर फाइबर में, ड्यू टू विच द मोमेंट ऑफ इट्स एज। ओके, और इसी का इकोनॉमिकल भी होता है, मोस्ट एफिशिएंट हो गया। अब इकोनॉमिकल हो गया, मोस्ट एफिशिएंट कैसे होगा? ठीक है, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, आई सेक्शन प्रिफर्ड ओवर रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्यों? क्योंकि बिकॉज इन आई सेक्शन 80% बेंडिंग रेस्ट्रिक्टेड बाय द फ्लेंज एंड हैज हायर एमआर बिकॉज एरिया द फ्लेंज इज अवे फ्रॉम द न्यूट्रल। फार्मूला से पता है कि सिग्मा अपन वाई इक्वल्स टू ई अपन आर इक्वल्स टू एम अपन ए, यानी कि वाई जितना ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा एरिया, ठीक है, उतना ही सिग्मा ज़्यादा होगा, तो उतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई सेक्शन को रेक्टेंगुलर सेक्शन को ओवर प्रीफर्ड किया जाता है बेंडिंग स्ट्रेस में, आई सेक्शन को बी में ज़्यादा प्रीफर्ड किया, क्योंकि वो मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। अब टेस्ट करते हैं। इन स्टील बीम सेक्शन द वेव कैरीज द कंप्रेशन द टेंशन द मूवमेंट द शियर। हमने बताया था कि स्टील बीम का जो सेक्शन था वेव क्या कैरी करता है, शियर, मोस्टली शियर। अगर यहाँ पे फ्लेंज होता तो क्या करता है वो, बेंडिंग, बेंडिंग फ्लेंज का बेंडिंग वेव कैरी करता है शियर। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम एन अलाउंस फॉर रिवेट फोर टू मोड। मैंने बताया कि अलाउंस फॉर रिवेट फोर कितना हो जाता है कि नेट सेक्शनल एरिया से ग्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ज़्यादा होता है। कवर प्लेट के केस में 13% एंड कवर प्लेट ना होता, अगर फ्रेंच प्लेट होता तो वहाँ पे अलाउंस फॉर रिवेट फोर होता है, जो नेट सेक्शनल एरिया से ग्रॉस एरिया कितना ज़्यादा होता है, 20%। यहाँ पे कवर प्लेट है इसलिए 13%, अगर फ्रेंच प्लेट होता तो 20% होता। द स्टील बीम A flat section plain cement concrete are called, ओके, एक स्टील बीम है जो फ्लैट सेक्शन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप पिलर जॉइस्ट। बताया था जॉइस्ट और फिलर जॉइस्ट क्या होते हैं। फिलर जॉइस्ट क्या होता है, जॉइस्ट के बीच में अगर पीसीसी को भर दिया जाए तो कि 1 मीटर का स्पेस होगा अप्रोक्सीमेटली, उस पोर्शन को बोलते हैं स्टील बीम ऑफ फ्लैट सेक्शन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड पिलर जॉइस्ट। The problem of lateral buckling can arise only in those steel beams which have buckling कहाँ होता है, जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग इज स्मॉलर देन द अदर, ठीक है। तो आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो रेडियस ऑफ gyration कम होगा, -6 हो गया। अरे कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा, अब लेंथ एल कंटिन्यूस एट सपोर्ट पे देख लिया, मैंने बताया था, एंड अंडरस्टैंड अगेन टॉर्सन एट सपोर्ट एंड एट एंड द इफेक्टिव लेंथ। मैंने बताया था कंटिन्यूस सपोर्ट हो और अंडरस्टैंड अगर टॉर्सन हो तो क्या हो जाएगा, 3L हो जाएगा। अगर पार्सली रेस्टेंड होता है अगर टॉर्सन के लिए कंटिन्यूस सपोर्ट के कारण होता तो ये बिल्टअप था एक सपोर्ट और दूसरा जो है फ्री एंड है, और तीसरा जो बीच का जो कंटिन्यूस सपोर्ट है उसमें अंडरस्टैंड अगर टॉर्सन हो तो 3L हो जाता है। अगर पार्सली रेस्टेंट होता है तो 2L और फुल्ली रेस्टेंट होता है तो L हो जाता है। यही मैंने बताया था आपको, कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा था। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम आता तो क्या था, L 0.85 L 0.7 L क्या होता है, जब रेस्टेंट की टॉर्सन हो लेकिन साथ में लेटरल बेंडिंग का अनरेस्टेंट हो, फिर पार्सली रेस्टेंट हो, फिर फुल्ली रेस्टेंट हो, तो L 0.85 L 0.7 उसको भी याद रखिए। Span of continuous fillers are considered approximately equal if the longest span does not exceed the shortest span by more than। मैंने बताया कि कंटिन्यूस फिलर्स का जो स्पान होता है कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेटली इक्वल कब होगा, जब लॉन्गेस्ट स्पान, कंटिन्यूस फिलर का स्पान अप्रोक्सीमेटली इक्वल कब होगा, जब लॉन्गेस्ट स्पान और शॉर्टेस्ट स्पान के बीच का डिफरेंस 15% से ज़्यादा ना हो। यही मैंने बताया था 15% मतलब 0.15। वेव क्रिपलिंग क्या होती है, ये तो पिछले ही वीडियो में कहा था। वेव क्रिपलिंग यहाँ होती है, वेव क्रिपलिंग यहाँ होती है जहाँ कंसनट्रेटेड लोड एक्ट होता है, तो कंसनट्रेटेड लोड के कारण बेयरिंग स्ट्रेस होता है, और बेयरिंग स्ट्रेस का जो जॉइंट होता है वो कमजोर रहता है, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे वेव क्रिपलिंग हो जाती है। उससे प्रकार में बताया था कि वेव बकलिंग क्या होता है, वेव बकलिंग जब होता है जब आपका डायगोनल कंप्रेशन हो,
वेब बकलिंग में सेफ है तो वेब क्रिपलिंग में भी सेफ होगा, ये भी बताया था। और लोकल फ्रेंच बकलिंग का बोला था मैंने, वो बताया था कि बेंडिंग स्ट्रेस का होता है। द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मींस ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एट एंगल एट द टॉप इज मिलता है, अभी जस्ट सीटेड कनेक्शन होता है। अनस्टीफन और स्टीफन के लिए पैकिंग स्टीफनर प्रोवाइड किया तो स्टीफन हो गया, नहीं प्रोवाइड किया तो अनस्टीफन हो गया। The cross section of the wave of the beam is depth of the beam multiplied by its wave thickness. मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यही तो होगा। वेव का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा d इंटू टी डब्ल्यू, width of the fringe multiplied by its wave thickness। ये तो कोई मतलब नहीं सुनना था। Sum of the fringe width and depth of the beam multiplied by the wave thickness, ये गलत है। The effective length L of span simply supported beam, there is simply supported beam with ends restant against torsion, okay, and also at the ends compression flange partially restant against lateral bending। अगर फुल्ली अनरेस्टेंट होता तो क्या होता है, L होता है, पार्सली है तो 0.85 है। अगर फुल्ली रेस्टेंट होता तो 0.7 L होता है, यहाँ पे पार्सली है तो 0.85 हो जाएगा। इन ए रोल्ड स्टील बीम्स शियर फोर्स इज मोस्टली रजिस्टर्ड बाय द वेव ओनली, तो पहला ही क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा है। और एक कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर की बीम के आगे of L length built in at the support, okay, restrained against torsion at the free end, okay, and the productive length क्या हो जाएगा, रेस्टेंड है मतलब फुल्ली रेस्टेंड बोला है ना, ये भी नहीं बोला है अनरेस्टेंड है, ना बोला है पार्सली रेस्टेंड है, तो कितना होगा DL 2L। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से L आना चाहिए था, D आंसर होना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं, कैंटिलीवर बीम ऑफ L built in at the support, अच्छा built in at the support है, ओके, 2 पॉइंट से ना, ये फ्री एट एंड नहीं कंटिन्यूस एट सपोर्ट है तब इसके बाद है, लेकिन बिल्ट एट द सपोर्ट है, तो अगर फ्री एट द एंड है तो 0.85 वाला, रेस्टेंट अगर टॉर्सन है तो 0.75 वाला, रेस्टेंट अगर लेटरल डिफ्लेक्शन है तो 0.5 वाला तो बोले ना बिल्ट एट द सपोर्ट बोल दिया। अगर फ्री एट द एंड बोलता है कंटिन्यूस सपोर्ट और रेस्टेंट बोलता है अगर टॉर्सन तो आता ये आपका एल आता है, लेकिन फ्री एट द एंड एंड कंटिन्यूस एट सपोर्ट नहीं बोला है, इसने बोला है कि बिल्ट एट द सपोर्ट है, तो फ्री एट द एंड में 0.85 हो जाएगा और रेस्टेंट अगर टॉर्सन है तो 0.75 हो जाएगा, तो रेस्टेंट अगर डिफ्लेक्शन होता है तो 0.5 हो जाता है, तो रेस्टेंट अगर टॉर्सन मतलब 0.75 हो जाएगा, ओके, 0.85 0.75 और 0.7 फ्री एट द एंड, रेस्टेंट अगर टॉर्सन, रेस्टेंट अगर लेटरल डिफ्लेक्शन, और फ्री एट द एंड एंड कंटिन्यूस होता है सपोर्ट तो उसमें केस में 12L होता है। Pick up the correct statement from the following. The steel beam placed in plain semi-concrete also known as reinforcement। मैंने बताया था कि स्टील बीम नहीं है, स्टील बीम स्टील नहीं है, ये reinforced beam की जगह laterally resistant beam होगा। The flat joints are generally continuous over 3 supports only। only बोला है, more over भी हो सकता है, तो continuous plates are connected to the main beam by means of plate angles। continuous नहीं था, डिसकंटिन्यूस था, और कंटिन्यूस प्लेट्स आर सपोर्टेड बाय मेन स्टील बीम, ये बात सही है, कंटिन्यूस तो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं मेन बीम से, डिसकंटिन्यूस को प्लेट एंगल की आवश्यकता होती है मेन बीम से कनेक्ट करेंगे। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कवर प्लेट्स ऑफ बिल्ट अप बीम एंड अलाउंस फॉर द रिवेट होल इज, ये रिपीट हो गया है, अगर फ्रिंज प्लेट हो तो 20% और कवर प्लेट है तो 13% अलाउंस फॉर रिवेट होल। नेट सेक्शन से कितना ज़्यादा वो पूछा था। The rolled steelization are most commonly used as a beam because this property, मैंने बताया था कि RI ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि 80% तो उसका शेयर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ओके, वेव की। और दूसरी बात है सिग्मा बराबर क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस कैपेसिटी क्या हो जाएगी MY/I, वाई ज़्यादा दूर होगा जो मोस्टली एरिया है रेंज का, तो वहाँ से मोस्ट एफिशिएंट हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि आपका मटेरियल कम यूज हो रहा है, इकोनॉमिकल हो गया। लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ से इकोनॉमिकल होगी, लेटरल स्टेबिलिटी सिग्मा बराबर M/Y, MY/I हो गया, MY/I, तो इसलिए ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन बीम में ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वो मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल होते हैं।
The effective length of lateral buckling for simply supported beam. Okay, simply supported under normal loading condition, provided torsionally resistant and fully resistant, warping resistant, both niches full resistant should be. क्या हो जाएगा ये बताइए? L 0.85 L and 0.7 L. फुल्ली रेस्टेंट अगर टॉर्सन है तो 0.7 L हो जाएगा. ओके, ख़त्म हो गया. टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ. जीरो गलत. तो आपको कैंटिलीवर और बिल्ट अप सिंपली सेपरेट बीम का इफेक्टिव लेंथ आपको रिमेंबर करना पड़ेगा. ज़्यादा नहीं है कठिन. ये टेस्ट जब दोबारा जैसे रिपीट करेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे. तो नेक्स्ट चैप्टर आपका गर्डर रह गया. फिर प्लास्टिक एनालिसिस हो जाएगा. फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो जाएगी. तो स्टील स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जिसमें 8 चैप्टर है. मैं थारोली पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा. उसके बाद टेस्ट लूँगा. करीब 800 क्वेश्चन तो हो जाएंगे मेरे ख्याल से. 800 क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन हाँ हो जाएंगे 500 क्वेश्चन. तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको कंटिन्यू रखिए. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और JPSC में लगे रहिए. थैंक यू.